राजेश अग्रवाल जी, क्या लग रहा है आपको? जैसा मूड माहौल देखने को मिल रहा है बाजार में, कोई स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं फिलहाल? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। गुड माहौल पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बेहतर हुआ है कह सकता हूँ, जहाँ मिड कैप में वापस से थोड़ी बहुत खरीदारी आई है। कुछ एचएनआई इंटरेस्ट भी जागने लगे हैं, तो आई होप कि ये जो 22,800 का लेवल सभी अनुज जी बता रहे थे वो मेंटेन हो, और ये रिकवरी जो है भले ही स्लो एंड स्टेडी हो, चलती रहे। दिक्कत एफओआई के बिकवाली की तरफ से जो सब हम जानते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो गिरावट आई है और मार्केट में मूड एकदम बिगड़ा हुआ है, तो जो लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक है जहां हमने गिरावट देखी है और अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और इस वजह से हमने लार्सन को चुना है। अगर आप देखो तो 5.1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी, और जो कि करीब करीब 2.2 टाइम्स इनके एनुअल रेवेन्यू को ग्रोथ को दर्शा रही है, तो सीधी सीधी रेवेन्यू विजिबिलिटी आ रही है। करीब करीब 40% ऑर्डर इंटरनेशनल है, और जिसमें भी एक बड़ा तबका यूनाइटेड अरब यूएई से है। हाइड्रोजन वगैरह में अच्छी तरीके से पहुंच बना रहे हैं, और अगर हम इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है उसका। और अगर आप देखो तो FY24 में पिछले साल इस स्टॉक ने 2024 में, सॉरी कैलेंडर ईयर 2024 ने इस स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया, सिर्फ 2 या 3% का रिटर्न आया पूरे साल में। और अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कम से कम 3800-3900 रुपए तक आने की दमखम रखता है अपने ऑर्डर बुक्स वगैरह की और एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज को लेकर के। तो 6 महीने का कम से कम व्यू रखें और यहाँ पे खरीदारी के साथ रहें। ओके, एलएनटी में 3318 पे आपका बाय कॉल है। आप चलते हैं, एक बार इस पर एक व्यू लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, जेबीएम ऑटो आपने ट्रैक किया है क्या? पहले इस पर व्यू हो जाए और उसके बाद इस पूरी स्पेस में जिस तरीके से आज मूव्स आए हैं ऑटो स्पेस में, खासतौर से महिंद्रा में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जेबीएम ऑटो की जहां तक बात की जाए ना, तो वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो बहुत स्ट्रेच नजर आएंगे, बट चूंकि उनके ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, इसलिए किसी को लंबी अवधि का टाइम होराइजन हो तो वहाँ थोड़ी बहुत पोजीशन ली जा सकती है। चाहे फिर वो जेबीएम ऑटो हो या इलेक्ट्रा हो, दोनों में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, ऑर्डर बुक शानदार। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए तो सुबह से जो खबरें निकल कर आई कि 110% की ड्यूटी के सामने 15% कर दी जाएगी, और जिस कारण से हमने पूरे ऑटो स्पेस में प्रेशर देखा, खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा में, हुंडई में, कई ऐसी कंपनियों में जो लोग ईवी पे अपनी अच्छी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, वहां प्रेशर देखा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दबाजी में ऐसा होगा नहीं कि अचानक कल सुबह टेस्ला की गाड़ियां इंडिया में मिलने लग जाएंगी, तो इनको कंपटीशन बढ़ जाए। कंपटीशन लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि टेस्ला की गाड़ी मेरे हिसाब से इतनी महंगी होगी कि जब आप कंपेयर करोगे तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई एंड में भले हो जाए, मीडियम रेंज में होता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरा, इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स वगैरह ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको डेंट करना इस वक्त संभव नहीं होगा। ग्लोबल स्केल पे भारत का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब आप इसको ऐसे देखो कि दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि ये सरकार का ये कदम उठाया गया, उसके बाद लोगों को ये लगने लगा है कि अब फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने की जो काबियात है वो सरकार की तरफ से चलाई जाएगी। आगे भी ऐसा हो सकता है, इस वजह से ये थोड़ी सी प्रेशर आया। बट मैं समझता हूँ कि अगर मौजूदा स्तर से और 4-5% की गिरावट आती है तो महिंद्रा एक अच्छा बाय हो सकता है। लखनऊ का बनता है। वैसे कोलकाता तो मैं आ ही रहा हूँ कुछ टाइम बाद, तो राजेश जी से तो मिलना होगा। राजेश जी, आपका मिड कैप फंड वेलकम है सर आपका। कोलकाता में जब भी आइएगा जरूर से। और मिड कैप फंडा की अगर बात की जाए तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ जाना चाहूंगा। अगर देखें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट प्लेयर है, और जिस तरीके की सरकार का थ्रस्ट है प्राइस पेंडिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ पोर्ट टर्मिनल्स पे, तो उससे इस कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचता है। प्लान इनके 4000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी करने की FY30 तक है, और जो इनका वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा है ना वो इनके ग्रुप कंपनी से आता है, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह से। तो एक सिग्निफिकेंट विजिबिलिटी है कि रेवेन्यू इनका आता रहेगा। थर्ड पार्टी मिक्स ये थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने नौकार लिया, सिकाल का सीटीओ लाइसेंस लिया, उन सब चीज से थोड़ी सी और एडिशन होती है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है,
और जो 300 बिलियन का ये आने वाले दिनों में केपेक्स करने की बात कर रहे हैं FY30 तक, वो अपने आप में एक बड़ा है। और हमारे देश में जहाँ पोर्ट की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है, तो मुझे लगता है ये कंपनी में अच्छा निवेश हो सकता है। और ऊपर के लेवल से देखेंगे तो करीब करीब 30-32% अभी भी नीचे है, 360 रुपया ऊपर गया था। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 350 के टारगेट आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, JSW इंफ्रा आपकी कॉल है, आइए। हो रही थी यहाँ पर जेप्टो के आईपीओ की। राजेश जी, जोमेटो या स्विगी एक और कॉम्पिटिटर लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है। अभी स्पेस ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी हो गई है, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? हमारा बहुत दिनों से नेगेटिव व्यू है जोमेटो और स्विगी में। जेप्टो का देखा जाएगा कि क्या वैल्यूएशंस पे आते हैं। आज की डेट में अगर आप देखो तो इस तिमाही के नतीजे जोमेटो के उतने अच्छे नहीं आए, कारण कि उन्होंने जो अपने डार्क स्टोर्स बढ़ाने की FY26 तक 2000 स्टोर करने की बात करी थी, वो FY25 में करने की बात कर रहे हैं। तो इस तिमाही में भी प्रेशर था और अगली तिमाही में भी लगता है प्रेशर ही रहेगा। तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्दबाजी में बॉटम लाइन पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी या मार्जिन्स में सुधार आएगा। दूसरे अगर आप देखें तो कंपटीशन लिस्टेड स्पेस में तो बढ़ता ही जा रहा है, एक्चुअल ऑपरेशनल स्पेस में भी बढ़ता जा रहा है। जहां करके आप अब देखो तो क्यू कॉमर्स में दूसरी कंपनियां जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सारी ही एंट्री कर रही है, कई छोटे छोटे प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मार्जिन्स में दिक्कत है, और आने वाले दिनों में ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में कोई सुधार होगा। वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, तो इस वक्त दोनों में ही अवॉइड की सलाह रहेगी। दोनों में अवॉइड की सलाह है। और अनुज जी ने सवाल ही पूछा गलत आदमी से। पार्क स्ट्रीट में घूम घूम के अगर आप देखें, हर दुकान का खाना खोज खोज के खाने वाला इंसान स्विगी और जोमेटो को पसंद कैसे करेगा? क्यों राजेश जी हैं? अनुज एक बार आप ना, नहीं अनुज एक बताऊं, आप ना राजेश जी के साथ कभी किसी दिन लग जाइएगा शाम को, शाम से रात अगर आपको थक ना गए ना आप, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये आपको हर चीज घुमा देगा। मैं एक बार भुक्तभोगी हूँ, मैं एक बार भुक्तभोगी हूँ। मैंने कहा राजेश जी मेरे को छोड़ दो यार अब प्लीज। तो कह रहे नहीं अभी और घूमेंगे और नहीं ये राजेश जी मैं आपको बता दूं, आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। मैं आपको कहूँगा और कहाँ घुमा के ले जा रहे हैं मेरे को, ये मुझसे आप लिख के रखिएगा। मैं आपको सामने से बोलूँगा कि अभी मेरा मन नहीं भरा, कहीं और घुमाइए मुझे। तो वो थोड़ा सा मैं थकने वालों में से नहीं हूँ वैसे, फ्रैंकली बोलूँ। मेरे को तो अच्छा लगता है, स्पेशली नई जगह पे जाकर तो घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे स्टेप्स के टारगेट नई जगह पे जाके होते हैं। हाँ, इन्होंने मुझको मेरे शहर घुमाया था, दिक्कत ये है। पे बात करते हैं, एक बार RVNL लेकर आइए। RVNL पर क्या व्यू होगा राजेश जी, क्योंकि काफ़ी वीक है ये स्टॉक भी, और यहाँ भी हायर लेवल से काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी पैसा लूज किया है लोगों ने। राजेश अग्रवाल जी आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी। देखिए, जो प्रेशर आया ना पूरे रेलवे स्पेस में आया, इसमें खास RVNL पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे आया, सारे पे आया, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। कई दिक्कतें थी, एक वैल्यूएशन ओवरस्ट्रेच्ड हो गए थे, सिर्फ ऑर्डर बुक और ग्रोथ स्टोरीज पे बिल्डअप हुआ था। दूसरे इस बजट में ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट रेलवे वगैरह को लेके नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो अपनी जगह तय है कि रेलवे मॉडर्नाइजेशन वगैरह में जा रहा है, लंबे खर्चे कर रहा है, तो आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकता है। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी भी प्रेशर रहेगा। कुछ एक स्टॉक इस पूरे इसमें इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छे हैं, जैसे इरेडा का है, IRCTC का है। तो ये 2-4 स्टॉक है जहां ध्यान दिया जा सकता है। इवन वैगन मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो टेक्समैको रेल या टीटागढ़ जैसी कंपनियों पे ध्यान दिया जा सकता है। बट यही है कि आपको बहुत स्टॉक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा इस पूरे स्पेस में। हाँ, काउंटर स्पेसिफिक मूव इस पूरे स्पेस में इनफैक्ट आप देखिएगा तो अप्रोच रहेगी आपकी। लेकिन RVNL की बात, बाय इन पॉलीकैब। चलिए राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, डिफेंस एक अच्छा स्पेस था और उसकी जम के पिटाई हुई। अगर आप देखो तो कई कंपनियां आधी हो गई, उसमें एक कंपनी अगर चुननी हो तो मैं समझता हूँ BEML के साथ जाना चाहिए। अब ये कंपनी न केवल डिफेंस में बल्कि माइनिंग में और मेट्रो कोचेस में भी है। ऑर्डर बुक 1 नवंबर को 123 बिलियन का था और गाइडेंस इन्होंने FY25 की 20% की रेवेन्यू गाइडेंस बरकरार रखी है। और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि उन्हें एग्जीक्यूशन जो डिफेंस में है और माइनिंग में है वहां से बहुत होप्स है। लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, मोनेटाइजेशन अच्छा हो रहा है, और हायर वैल्यू के जो डिफेंस सेगमेंट में वहां पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक बड़ी पाइपलाइन है टेंडर्स की रेल और मेट्रो के रोलिंग स्टॉक की।
कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जिस तरीके से गिरावट आई है, मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें खरीदारी करने की। लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, BML पे अभी बाई साइड की इस चर्चा को मोड़ते हैं और चलते हैं बात करने की सिनेमा की। जी हाँ, इस हफ्ते आपके पास OTT पे या फिर सिनेमा घरों में क्या विकल्प है अपना मूड ठीक करने के लिए? राजेश जी, क्या पिक किया है इस बार? बताइए 3 चीज़ें जो देख सकते हैं इस बार, सबसे ऊपर कौन सी होंगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए, अगर छावा नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, बट फिर मैं यही कहूंगा कि वो भी उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हाइप बनी हुई है, कई जगह रिपीटेटिव लगती है। तो उसके अलावा अगर आप ओटीटी में देखना चाहो तो एक डाकू महाराज करके तेलुगु फिल्म थी जो ओटीटी पे इस बार रिलीज हो रही है, बॉबी देओल, उर्वशी रौटाला और एन बालाकृष्णन की। उसने बहुत जबरदस्त कलेक्शन किए थे थिएटर्स में, और थिएटर्स में तो खैर मैं जा नहीं पाया। ये देखने की बहुत इच्छा है। एक कॉमेडी सीरीज आ रही है, उप्स अब क्या, वो लगता है ठीक ठाक होगी, कोई विशेष होती दिख रही नहीं है, जावेद जाफरी की है। लेकिन क्राइम बीट करके एक सीरीज आ रही है साकिब सलीम की, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की स्टोरी है, और वो थोड़ी एक्साइटिंग लग रही है। और इस सबसे ऊपर अगर रखा जाए तो रॉबर्ट डी नेरो की एक पिक्चर आ रही है, जीरो डे। वो मुझे लगता है कि सब पे भारी पड़ने वाली है अगर कोई इंग्लिश देखता हो तो। थिएटर्स में एक पिक्चर रिलीज हो रही है, मेरी हस्बैंड की शादी। तो इसका नाम ही इतना अजीब सा है कि मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा कलेक्शन कर पाएगी, और वैसे भी अर्जुन कपूर के सितारे कोई बहुत अच्छे हैं नहीं। नाम इतना बेतुका है कि पब्लिक को अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, हालांकि ट्रेलर्स देख के तो कॉमेडी ही लग रही है। हाँ, मेरी हस्बैंड की बीवी है राजेश जी, वो शादी नहीं है, आपने गलत बोल दिया। लेकिन छावा मैंने देखी लास्ट वीक और मुझे आपसे थोड़ा डिसएग्री करूँगी मैं, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, और बहुत इमोशनल लगी, हार्ट टचिंग है। इनफैक्ट हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ा रेपिटेटिव लग सकता है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है, और जो सीन है, स्पॉइलर नहीं दूंगी, मुझे लगता है थिएटर में देखने लायक मूवी है। तो छावा देखी मैंने। अब वीरेंद्र जी, कोई मूवी देखी आपने? छावा देखी कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं एक सीरीज़, मैं नाम भूल गया, मैं OTT पे कंप्लीट कर रहा था वो, बस मेरे ख्याल से गिन के 20 मिनट देखी थी मैंने, नहीं देख पाया। लास्ट वीकेंड मेरा ट्रैवल था एक, इस बार सोचूंगा कुछ खत्म करने की। अनुज, क्या देखा आपने? नहीं, देखा नहीं मैंने, लेकिन ये राजेश जी, ये जो क्राइम बीट है, ये कहीं वो नाइट क्रॉलर की कॉपी तो नहीं है? वो अगर आपने देखी हो, 2014 में एक फिल्म आई थी नाइट क्रॉलर, उसमें एक क्राइम रिपोर्टर होता है, वो कैसे हायर TRPs के लिए फिर खुद क्राइम्स क्रिएट करता है, वो ऐसी फिल्म थी। ऐसा तो कुछ तो नहीं है इसमें? मेरे ख्याल से वैसी नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट है। वो जो आप स्टोरी बता रहे हो उस हिसाब से तो एक न्यू दिल्ली टाइम्स करके भी बहुत पुरानी पिक्चर आई थी जितेंद्र की, वो सेम प्रेमाइस पे कि खुद क्राइम क्रिएट करते थे TRPs के जमाने प्रिंट मीडिया में। तो दैट वाज डिफरेंट, ये जुदा है मेरे ख्याल से तो। बट ये ज्यादा बेटर बैटरी है सारे रिलीजेस में जो इस बार की OTT में है। वीरू, आपने देखी नाइट क्रॉलर? नहीं, अनुज नहीं। देखिएगा, आई थिंक थोड़ी सी डार्क है फिल्म वैसे। तो और अगर आई थिंक अब OTT पर, हाँ, ये आपको या तो Apple TV पर रेंट करनी पड़ेगी फिल्म, लेकिन देखिएगा, मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी। एक मूवी आपके कहने पे मैंने रेंट की थी, एक मूवी मैंने आपके कहने पे रेंट की थी, फिर मैंने वो उसको चलाया, उसके बाद 5 मिनट बाद मैं नहीं देख पाया। याद है ना कौन सी मूवी है वो? अनुज, मैंने काफ़ी बताई थी आपको, अब कौन सी की बात कर रहे हैं आप? वो हॉरर मूवी जो थी, वो क्या नाम था उसका, मैं भूल गया। वो बच्चे वाली, वो जो भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने को, मैंने वो रेंट की थी। अच्छा, फिर मैं नहीं देख पाया था वो। नहीं, भूत वाली तो मैं इतनी फिल्में देख चुका हूँ कि मुझे खुद याद, मतलब मेरे को तो हॉरर फिल्में अच्छी लगती हैं एक्चुअली, और मैं तो मतलब हॉरर फिल्म्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आप कौन सी की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा रिमाइंड करेंगे कुछ देर में। लेकिन मैं बताऊँगा आपको, आप ही ने बताई थी, और उसके बाद मैंने रेंट की, वो अमेज़ॉन पे थी मेरे ख्याल से, पर मैं देख नहीं पाया। क्या, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ अभिनय और चलचित्र और OTT पर जो अवेलेबल है उसके बारे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात होगी अनुज और श्रेया की और आशीष की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, और मुनाफे की तैयारी में सोमवार को 8 बजे। क्यों अनुज? बिल्कुल, और वीकेंड एंजॉय करिए।
और एक और चीज़, अगला वीक वीरू ने ये बात इसलिए भी कही है क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को वीरू छुट्टी पर है और एक वीरू ने भी एक बहुत स्मार्टली चीज़ की, वेंसडे की छुट्टी है तो इसके लिए 2 दिन की छुट्टी में 5 दिन का वीकेंड बना दिया। नहीं मुझे मुझे पता है, काम से मैं तो अरे वीरू मुझे पता है, वो तो मैं आपकी टांग खींचने के लिए कह रहा था थोड़ा सा, लेकिन अब वीरू थर्सडे को वापस आएंगे तो बाकी पूरा पैनल आपके साथ लेकिन मंडे को सुबह सुबह जुड़ेगा, तो फिर हमारे साथ जुड़िएगा और उसके बाद अब आगे चलते हैं श्रेया और फिर पंचनामा में मुलाकात होगी। जी जी, पंचनामा में मुलाकात होगी, आप बने रहिए।